नमस्कार दोस्तों, आज हम CMS इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। CMS इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8,000 करोड़ का है और ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, राइट। सो फर्स्ट सेगमेंट जो है इसका कैश मैनेजमेंट का सेगमेंट है। तो जो BFSI कंपनीज होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज, उनमें जो भी कैश रिलेटेड, कैश लॉजिस्टिक्स रिलेटेड, एक जगह से दूसरे जगह पे जो कैश पहुंचता है, फॉर एग्जांपल बैंक से ATMs पे या फिर RBIHS से बैंक में, वो लॉजिस्टिक्स जो होता है कैश मैनेजमेंट का, वो ये कंपनी देखती है। सिमिलरली ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जो आपके आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे कैश जमा होता है, उसको एक सेंट्रल नोडल काइंड ऑफ एक लोकेशन पे हर एक सिटी का होता है, वहाँ पे लेके जाना होता है, तो ये कैश मैनेजमेंट करती है, राइट। दूसरा जो बिजनेस है इनका, या दूसरा जो सेगमेंट है, वो है ATM एज अ सर्विस, राइट। तो ये कैश मैनेजमेंट कर रही है प्लस ATM एज अ सर्विस भी दे रही है। तो आप जब कोई ATM यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करते हैं, राइट। जैसे बैंकिंग एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है, रिकन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर होता है, जो एट द एंड ऑफ द डे सारे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको एक तरह से रिकनसाइल करे, राइट। दूसरा तो ATM एज अ सर्विस इनका एक बिजनेस है, सेगमेंट है। और तीसरा जो सेगमेंट है वो है सर्वेलेंस। तो आप किसी ATM में जब व्हेनेवर यू स्टेप इन एन ATM, आप एक IoT एनेबल्ड कैमरा जो आपको मॉनिटर कर रहा है या फिर आपको सर्वेल कर रहा है एक तरह से, वो IoT एनेबल्ड डिवाइसेस प्लस उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है, वो एक तरह से ये कंपनी डेवलप करती है, राइट। तो CMS इन्फोसिस्टम्स को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी डिसेंट है। बट इस कंपनी के बारे में कुछ 3 प्री कंसीव्ड नोशंस थे मेरे दिमाग में, राइट। वो मुझे एक तरह से उन पे क्लैरिटी चाहिए थी, राइट। तो सबसे पहला जो था वो था कि ये जो ATM मैनेजमेंट है या फिर कैश मैनेजमेंट, स्पेशली ATM मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगा इनिशियली कि ये कोई एक फ्यूचरिस्टिक सर्विस है या टेक्नोलॉजी है। अर्ली 2000s में ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती थी क्योंकि तभी नया नया ATMs आए थे। और मुझे भी याद है मेरे पास एक डेबिट कार्ड आया था, और उसके पहले बैंक ब्रांचेस में जाकर जब आप मैन्युअली कैश विड्रॉ करते थे, और जो कैशियर होता था वो एक तरह से आप ऐसे बिहेव करता था कि जैसे वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है आपको आपका पैसा देकर। तो जब ATMs आए थे और मशीन से जब कैश निकाल रहे थे तो एक रिलीफ लगा कि एक नया कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आई है और एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्ली 2000s में डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लगती थी। बट क्या 2025 में या 2024 में ये फ्यूचरिस्टिक लगता है? मुझे नहीं लगा कि ये फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्योंकि आपके डिजिटल पेमेंट्स आ गए तो आपको ATMs की क्या ज़रूरत है, किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर बदला है। आप अगर कैश इन सर्कुलेशन भी देखो तो काफ़ी फ्लैटिश रहा है। कैश एज कम्पेयर टू एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ GDP भी बहुत मिनिस्क्यूल तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव नोशन था मुझे कि दिस इज़ नॉट अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी, एंड आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड the noise around this company. The IPO of this company came 3 years back, and I saw that a lot of people invested in this company. So I couldn't understand why this was such a big thing. This was the first thing. Second thing, मैं जब इसके valuations और multiples पढ़ रहा था तो मुझे ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था कि इसके जो वैल्यूएशंस मुझे लगे उसको मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के वैल्यूएशंस दूँ या फिर एक टेक कंपनी के वैल्यूएशंस दूँ, क्योंकि इनका जो दोनों बिजनेसेस हैं इनके, एक टेक कंपनी भी है, एक टेक स्टैक भी बनाती है, और ऊपर से एक कैपिटल इंटेंसिव लॉजिस्टिक्स बिजनेस भी एक तरह से ऑपरेट करती है कंपनी। तो इसको वैल्यूएशंस किसके देने चाहिए, एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस के देने चाहिए या फिर टेक बिजनेस के देने चाहिए? क्योंकि करंट जो वैल्यूएशंस है इनके, जो आई थिंक 21 का PE है इनका, आई थिंक 21 का PE इफ़ यू लुक फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफ़ी एक डिसेंट PE है, राइट। मैं एक तरह से वैल्यूएशंस निकाल लेता हूँ। तो वैल्यूएशंस जो करंट वैल्यूएशंस है 21 का, इसका PB 3.66 है, PEG तो 0.73 है, 1 से नीचे है, और EV by FCF भी 9 है, 10 से नीचे है। तो काफ़ी अंडरवैल्यूड लगती है फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्या ये सही वैल्यूएशंस है? क्या ये एक टेक कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है? इसके बारे में मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। और तीसरा चीज़ जो था कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जो पिछले 4-5 महीनों से सिर्फ एक तरह से गिर ही रहा है, राइट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग FIIs और DIIs ने एंट्री मार ली है। एक तरह से अगर आप FIIs देखें यहाँ पे तो आपको नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये सारे आपको FIIs दिखेंगे। अगर आप DIIs भी देखेंगे तो इंडिया के जो भी टॉप म्यूचुअल फंड्स है, SBI, ICICI, कोटक, आदित्य बिरला, 361, एबिकस, एक तरह से इनके स्टेक्स इस कंपनी में काफ़ी सही तरीके से, और ये स्टेक्स प्राइमरली जो आए हैं वो सितंबर क्वार्टर में आए हैं। अगर इफ़ यू लुक एट दिस लाइन, राइट,
ये सितंबर क्वार्टर का लाइन है एक तरह से, सितंबर 2024 का, राइट? तो मुझे थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, द स्टॉक वाज फॉलिंग डाउन, बट यू सी अ लॉट ऑफ DII FII बाइंग इन दिस कंपनी, राइट? इसके वैल्यूएशंस क्या सही है, गलत है, फ्यूचरिस्टिक सर्विस है, नहीं है? इन 3 चीज़ों के ऊपर मुझे थोड़ी एक तरह से क्लैरिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस कंपनी को एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया पढ़ने के लिए। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो काफ़ी डिसेंट है, राइट? पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 20% है। TTM जो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर्स वो ऑलमोस्ट 19% है। तो ऑब्वियसली 25% सेल्स ग्रोथ की कंपनी तो नहीं है ये, बट डिसेंट सेल्स ग्रोथ। 25% प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनी ज़रूर है। पिछले 3 साल का अगर आप देखोगे 26% है प्रॉफिट, पिछले 5 साल का 29% है, राइट? सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी। इसका आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 27% है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी 27% है। मतलब अगर 100 रुपये अगर इस कंपनी में किसी ने लगाए हैं तो उसको 27 रुपये का एक तरह से कंपनी प्रॉफिट बनाती है। तो ये 27% जो ROC है, दिस इज नॉर्मली योर IT कंपनीज दैट गिव अ 27% ROC, right? Your logistics company do not have a 27% ROC. So if this company is giving a 27% ROC, then why is it getting valuations of a logistics company? That is the big question, right? Iska return of equity, even if you see, it's like 19% or for the last 5 years. And in short, अगर किसी इक्विटी स्टेक होल्डर ने अगर 100 रुपये इस बिजनेस में डाले हैं तो उसको करीबन 19 रुपये का फ़ायदा हुआ है, जो कि बढ़िया है, राइट? डिसेंट है, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 26%। मार्जिन एक्सपेंशन तो नहीं हुआ है, 1-2% से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अगेन अच्छे प्रीमियम मार्जिन दिख रहा है ये, राइट? नेट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 10% से ज़्यादा है, या 10% से ज़्यादा ही, एक तरह से 15% है। तो अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये बहुत बढ़िया है, राइट? मैनेजमेंट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। री इन्वेस्टमेंट रेट ऑलमोस्ट 111% का है। मतलब 100 रुपये अगर मैनेजमेंट बिजनेस से कमाता है तो 111 रुपये फिर से री इन्वेस्ट कर देता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुपर्ब है इसमें। इसका मैनेजमेंट जो है वो इनके जो CEO है ये एक्स माइक्रोसॉफ्ट के लीडर है। he's a business leader from Microsoft, and he has 6.5% stakes in the company, right? So it's a professionally managed company. It's not a promoter-led company. जो भी PE वगैरह थे वो exit हो चुके हैं कंपनी से। It's run by a very senior kind of leadership, people who know tech in and out, and they have serious skin in the game, right? So in spite of all these things, why is the stock falling down, right? So one can easily attribute this to the fact that कि आपका जो larger indices है वो एक तरह से नीचे आ रहे, तो this is just a subset of the larger indices, whether it is small cap, mid cap or large cap. तो ये stock भी नीचे आएगा एक तरह से, right? तो I think one has to delve further into this. Actually जो कंपनी का जो profitability है, that is not the reason, or this could be one of the reason, but the major reason over here is कंपनी की जो profitability है पिछले 4 क्वार्टर्स की वो कम हुई है actually. तो अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का जो sales growth 26% है, but पिछले 4 क्वार्टर्स का growth 11% है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, राइट, कंपनी का जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर रहा है। करीबन आप ये डिप्रिसिएशन का एक तरह से लाइन देखोगे या कॉलम देखोगे तो depreciation has been increasing from 54 crores to 150 crores. So if you look at the operating profit margin, there has been a decent increase of 15%, but if you look at the PAT profitability, it's almost flattish. So the depreciation is eating into the non-cash expenses, due to which the profitability has gone down. The depreciation is eating into it because of the fact that company ने काफ़ी capex किया है, right? It's a capital intensive company. अगर आप fixed asset to total asset देखोगे तो 30% है, right? Net fixed assets भी काफ़ी तेज़ी से 381 करोड़ से 836 करोड़ बने हैं, right? भले इनका जो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है वो काफ़ी फ्लैटिश है। इसका मतलब कंपनी इतने एफिशिएंटली अपने एसेट्स को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में भी कहा कि वी वर नॉट एबल टू एफिशिएंटली कन्वर्ट a lot of assets that we had into sales, and जो भी एक केपेक्स होना था 100 करोड़ का 150 करोड़ का उसमें डिले हुई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इनएफिशिएंसी दिखी, ड्यू टू विच we see these numbers and the profitability getting hit. But I think it became very clear that इसका जो profitability
डी ग्रोथ तो नहीं कहूँगा कि उतने एक्सेलरेटेड पेस से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चाहिए था 26% से, वो नहीं बढ़ के फ्लैटिश रहा है. इट्स बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन कॉम्पोनेंट. इट्स अ केपेक्स हैवी बिजनेस एंड द डेप्रिसिएशन, द नॉन कैश एक्सपेंसेस किकिंग इनटू द डेप्रिसिएशन पार्ट ऑफ द P&L स्टेटमेंट, राइट. इस कंपनी के वैल्यूएशंस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या वैल्यूएशंस है और इसमें क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है. पहले ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं, फिर वैल्यूएशंस पे आते हैं एक तरह से. तो कंपनी की जो लार्जर स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी एक तरह से क्लियर ये है कि कंपनी ने जो अपना इकोसिस्टम बनाया है ऑलरेडी पिछले 15 साल के एग्जिस्टेंस में, वो उसको लेवरेज करना चाहती है, राइट. तो इनका जो सबसे मेन बिजनेस है वो है कैश मैनेजमेंट का बिजनेस, जिसमें ये मार्केट लीडर है, जिसमें 50% मार्केट शेयर ले चुकी है कंपनी. बट ये एक मैच्योर बिजनेस है, ये एक लेगेसी काइंड ऑफ बिजनेस है जो 8 से 10% से ग्रो होगा, राइट. क्योंकि आपके जो ATMs है, देर आर ऑलमोस्ट लाइक 2.5 लाख ATMs इन द कंट्री राइट नाउ, और ये 3 से 4% पर एनम से ग्रो हो रहा है. तो ATM ग्रोथ में वॉल्यूम कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो काफ़ी एक काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्टेड नंबर है, राइट. दूसरा, जो ATM जो आउटसोर्स किए जाते हैं, जिनका मैनेजमेंट आउटसोर्स करती है बैंक्स, CMS जैसे कंपनीज को, दैट नंबर इज़ अराउंड 60. तो ये ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years विल गो टू अराउंड 80 to 85. तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है. इट्स अ फेयरली पेनिट्रेटेड सेगमेंट, अ फेयरली पेनिट्रेटेड मार्केट, राइट. तो इसमें 8 to 10% ग्रोथ अगर कंपनी दे, उसमें ही बहुत अच्छी बात है. यही मेन उनका लॉजिस्टिक्स बिजनेस है और इन्हीं से उनका एक तरह से मेजर जो है रेवेन्यू शेयर, 60% रेवेन्यू शेयर एक तरह से आ रहा है. शायद इसलिए इसको जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, राइट. बट बात सेल्स ट्रिगर्स की है, बात डिमांड की है. तो कंपनी एक पायलट कर रही है जिसमें व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि जिस तरह कैश मैनेज कर रही है कंपनी अपने केपेक्स करके, वैन, सिक्योरिटी वगैरह जो भी इन्होंने खड़ा किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एक प्लेबुक बनाया है इसको, और उसको बार बार इस्तेमाल करके उसको एकदम स्मूथ बनाया है, उसको वो लोग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड लॉजिस्टिक्स में, राइट. तो ये एक नया काइंड ऑफ पायलट हो रहा है. ये कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, ये तो this is only time that will tell us, right. So they are using the existing ecosystem to kind of leverage new businesses, new ideas and new kind of services, right. तो bullion logistics कहते हैं इसको. जैसे cash management होता है वैसे cash logistics होता है, वैसे bullion logistics कहते हैं. They would do bullion logistics or gold logistics for primarily a jewelry business or jewelry related businesses, right. So this is one growth trigger that the company has. One has to see what happens in the future. दूसरा जो है, जो इनका मैनेज सर्विसेज का बिजनेस है, ये लोग इसको मैनेज सर्विसेज कहते हैं, बट लेट्स कॉल इट द टेक बिजनेस, राइट. टेक बिजनेस इज ग्रोइंग एट अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर. जो सर्विलेंस की मैंने बात की थी, तो उसके बहुत मल्टीपल यूज केसेस है. सो एक तरह से आपको सर्विलेंस की ज़रूरत ATMs में पड़ती है, बैंक ब्रांचेस में पड़ती है, आपको ज्वेलरी शॉप्स में एक तरह से सर्विलेंस बोले तो IoT enabled cameras की ज़रूरत पड़ती है. There are already existing players in this business, but the best thing about this company is that the fact that it has already worked with BFSI, organized retail as well as e-commerce as well, क्योंकि cash on delivery is 70% थिंग. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रिकन्सिलिएशन होना है. सो द मेन थिंग इज द फैक्ट दैट दिस कंपनी हैज ऑलरेडी वर्कड विद दीज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बिगर प्लेयर्स. इट ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन इन द मार्केट. तो इस कंपनी को ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है विद रिगार्ड्स टू सर्विलेंस सिस्टम्स एंड IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग, ये उनको मिलना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म, राइट. तो एक तरह से ये अपने लेगेसी बिजनेस को यूज़ करके नए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बना रही है, एक तरह से क्रॉस सेल कर रही है, अपने आप को अपसेल कर रही है अपने जो लार्जर क्लाइंट्स हैं उनके सामने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आके, राइट. तो सर्विलेंस सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है या सर्विलेंस का जो बिजनेस है, दे ऑलरेडी हैव एन ऑर्डर फ्लो ऑफ 1900 crores, विच इज़ huge order flow. इनका जो टॉप लाइन है दैट इज अराउंड 2600 is what they're projecting in FY25. तो they already have a 2000 crore का order flow in the surveillance business. It's a high margin business, right? It has a better ROCE as compared to the logistics business, so it's a tech business, right? तो जब आप commentary सुनोगे management की, they always speak about ROC. When a management is trying to speak about ROC again and again, what it is trying to do is it is trying to convey to the market कि आप हमको valuations दे रहे हो, वो हमारे पुराने business पे मत दीजिए,
हमारा जो हाई ROCE बिजनेस है, भले उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टॉप लाइन इज 40% राइट नाउ, इट विल इंक्रीज ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट आप सोचिए कि हमको आप जो वैल्यूएशंस दे रहे हो, मल्टीपल्स दे रहे हो, वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के दे रहे हो, ना कि एक टेक कंपनी के। और आपको सोचना चाहिए कि अगर हमको ROCE हम 25% या 27% का बता रहे हैं, तो प्रॉब्ली देयर हैज़ टू बी सम री रेटिंग दैट यू हैव टू डू, और यू हैव टू जज अस फ्रॉम अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट लेंस। तो मैनेजमेंट कमेंट्री इनका जो CEO बार बार सिर्फ ROCE की बात करते हैं, ही स्पीक्स अबाउट रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल एज ROCE, मार्जिन के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करते, राइट। तो एक तरह से ये जो हाँ, एक तरह से जो टेक का बिजनेस है इनका, दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर। ये लोग, द फैक्ट दैट दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द बैंक्स, जो बैंक्स के डेट मैनेजमेंट होता है, फॉर एग्जांपल बैंक्स लोन दे देते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को, बट वो लोन्स रिकवर नहीं होते। तो जो रिकवरी एजेंट का जो फिलहाल जो मार्केट है, ये बहुत फ्रैगमेंटेड और बहुत फील्ड ऑन फील्ड रिलेटेड मार्केट है। इसमें कुछ एक टेक स्टैक नहीं है, इसमें कोई कलेक्शन एजेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड मार्केट है। तो उसको किस तरह एक प्लेटफॉर्म पे लेके आकर, उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करके, उसको उसमें किस तरह एनालिटिक्स मॉनिटरिंग लेके आकर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड प्ले करे, वो कंपनी उस आइडिया पर भी काम कर रही है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट सिंस 2022, right? It's very easy for them to go and cross-sell this thing to their current cohorts of BFSI kind of clients, right? तो ये एक कर रही है company, right? And they're also looking at multiple mergers and acquisitions in the BFSI space as well as in the fintech space, primarily speaking, right? तो ये कुछ growth triggers है company के, right? Management ने इस साल के लिए FY25 के लिए 2600 का टॉप लाइन ग्रोथ दिया है, विच इज़ लाइक 15%। अगर आप 15% नेट प्रॉफिटेबिलिटी लगा देते हो इसमें, देन द काइंड ऑफ बॉटम लाइन दैट वी सी फॉर दिस ईयर इज़ 12%, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, राइट? एट 24 EPS 12% इज़ FY25 का ग्रोथ बॉटम लाइन इज़ वॉट वन इज़ एक्सपेक्टिंग। मुझे नहीं लगता है कि 20% सॉरी 12% ग्रोथ देख के मार्केट इसको, I mean the stock will turn around and start moving up. I think the company has to perform on profitability, and only then people will kind of listen to its narrative that what it wants to do in the future, right? तो ये एक अच्छी stable strong company है, इसका management बहुत solid है, बहुत strong management है, professionally run company है, सारे metrics पे ROCE ROE काफ़ी इस पे सही है, बट इसमें profitability आना बहुत ज़रूरी है इसके stock को turn around करके एक तरह से ऊपर जाने के लिए। इसमें FIIs DIIs ने बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स किए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं, ये वैलिडेशन भी मिल रहा है कि this will turn around and go upwards in the near future. Whether it would be 6 months, 12 months, we do not know. We just need to watch out, and जो भी management guidance दे रही है, we need to kind of hear it out and analyze it further, right? So this was my brief about CMS Infosystems Limited. I hope you found this analysis of some value. If you have, please share and like it, and please follow this channel for more such videos. Thank you for your time. Take care. Goodbye.